स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द प्री मानसून जो शावर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स समर के समय में स्पेशली अप्रैल और मई के मंथ के दौरान में सडन टेम्परेचर राइज होने की वजह से कुछ एरियाज के अंदर में आपको जो बारिश के कुछ स्पेल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कि हम प्री मानसून जो शावर्स है उसके रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के अंदर में बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से एक फ़ोटो है उसको शेयर किया गया है कि वहाँ पे जो बारिश है वो देखने के लिए मिला। तो आपको इन जो प्री मानसून जो शावर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। स्टूडेंट जो समर का जो समय है वहाँ पे सडन टेम्परेचर राइज करता है अप्रैल और मई के मंथ के दौरान में। आप देखिए कि टेम्परेचर राइज करने की वजह से एयर का जो मूवमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर का जो एरिया है वो क्रिएट होता है। एयर का जो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप देखिए कि हायर प्रेशर से लो प्रेशर के रिगार्डिंग में एयर का जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर किसी एरिया के वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हुआ है तो आप देखिए कि नियर बाई एरियाज के अंदर में अगर हायर प्रेशर है तो वहाँ से जो एयर का जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी दौरान में आपको कुछ बारिश के जो रेनफॉल के कुछ स्पेल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कि हम यहाँ पे प्री मानसून जो शावर्स हैं उनके रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में ये जो प्री मानसून के जो शावर्स हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के अंदर में जो प्री मानसून के जो स्पेल्स हैं उनको हम यहाँ पे मैंगो शावर के रूप से जानते हैं। मैंगो का जो क्रॉप है उसके राइपनिंग के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है इन प्री मानसून शावर्स का। अगर हम बंगाल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको काल बैसाखी के रूप से जाना जाता है। और हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में प्री मानसून शावर्स को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सडन टेम्परेचर राइज के बारे में लो प्रेशर के एरिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। तो आप देखिए आपको इंडियन मानसून के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो समर का जो मंथ है, समर के जो 4 मंथ है, स्पेशली आप देखिए कि मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो मंथ है उस दौरान में इंडियन जो कॉन्टिनेंट का जो एरिया है, आप देखिए जो सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वहाँ पे आपको हीटिंग है वो देखने के लिए मिलता है। हीटिंग के अंदर में आप देखिए कि तिबेटियन जो प्लेट्यू है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना यहाँ पे जो तिबेटियन प्लेट्यू है वो यहाँ पे हीट होगा स्टूडेंट्स, उतना ही अच्छा जो मानसून है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो तिबेटियन प्लेट्यू है वो हीट होने की वजह से लो प्रेशर का एरिया है वो क्रिएट होता है कंप्लीटली सब कॉन्टिनेंट के एरिया के अंदर में। और आप देखिए ओशियन के अंदर में आपको हायर प्रेशर का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर एयर का जो मूवमेंट है मानसून विंड्स के थ्रू में एयर का जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट 4 मंथ के दौरान में, जिसको कि हम मानसून का जो सीजन है, मानसून का जो समय है उसके रूप से जानते हैं। यहाँ पे हमने प्री मानसून के बारे में भी रीड किया। यहाँ पे हमने तिबेटियन प्लेट्यू का जो रोल है इंडियन मानसून के पर्सपेक्टिव से उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और जितना अच्छा हीटिंग रहेगा समर के समय में उतना ही अच्छा जो मानसून है वो देखने के लिए मिलता है नॉर्मल ईयर के दौरान में। आप देखिए अगर ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट होता है कि वहाँ पे अल्नीनो का कंडीशन क्रिएट हो गया है तो उस दौरान में आपको हीटिंग के बाद में भी जो मानसून है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, जितना यहाँ पे जो डिमांड होती है, एक्सपेक्टेशन होती है उसके रिगार्डिंग में। तो ये प्री मानसून के बारे में था। अलग अलग रीजन्स के बारे में आपको बताना है। मैंगो शावर के बारे में हमने रीड किया, काल बैसाख के बारे में हमने रीड किया। और किसी रीजन के अंदर में उसको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरिम बेल के बारे में है, एक सीएम है, दिल्ली के जो सीएम है उनको अरेस्ट किया गया था। तो आप देखिए उनको इंटरिम बेल प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया गया है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के अंदर में उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसी के रिगार्डिंग में इंटरिम बेल है उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, ऐसा डिस्कस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंटरिम बेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक टेम्पररी रिलैक्स है, टेम्पररी रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाता है इस बेल का जो प्रोसीजर है उसके थ्रू में। स्टूडेंट 2016 के समय में एक स्टूडेंट है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में उनका जो सुसाइड का जो केस है वो देखने के लिए मिला है। उसी के रिगार्डिंग में जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको यहाँ पे फाइल किया गया। उस समय में ये जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला था। इनका जो सुसाइड करने की वजह से क्या उनके रीजन्स रहे, क्या वहाँ पे जो डिफरेंट जो सोशल स्ट्रक्चर से जो बिलोंग करने वाले जो पर्सनस हैं क्या उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। ऐसा भी काफ़ी कुछ जो डिबेट्स हैं वो देखने के लिए मिली थी उस दौरान में। तो उसका जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको फाइल किया गया है।
एग्जाम के पर्पज से कुछ भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंटरिम बेल के बारे में, प्री मानसून शावर और मानसून के पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूल सिटीजनशिप को, आप देखिए कि एक सीनियर लीडर हैं जिनको कि शशि थरूर सर हैं, आप जानते ही होंगे इनके बारे में। तो इन्होंने ड्यूल सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में आपको जो सिंगल सिटीजनशिप है वो देखने के लिए मिलती है। ये जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है स्टूडेंट्स? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है स्टूडेंट तो आपको यहाँ पे रीड करना होगा। ये काफ़ी फेमस बुक है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 में जाइए। चैप्टर 3 के अंदर कुछ टेबल्स बताई गई हैं, कुछ टेबल्स वहाँ पे हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उनका क्या सोर्स है। तो उसी के अंदर में आपको जाके इसको रीड करना है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ये गूगल करना पड़ रहा है, डेट मीन्स योर प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, आपको काफ़ी अच्छे से रीड करने का ज़रूरत है स्टूडेंट्स। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो बोरो किया है। ड्यूल सिटीजनशिप आपको इंडिया के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। उसी के रिगार्डिंग में इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं जो दूसरे कंट्रीज के अंदर में जाया करते हैं वर्क के रिगार्डिंग में, तो ड्यूल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या है प्रेजेंट समय में सिंगल सिटीजनशिप है। कहाँ से हमने बोरो किया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया। AMU के अंदर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था स्टूडेंट्स। इंसिडेंट क्या था कि वहाँ पे एक पर्सन है जिनको कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके द्वारा बेसिकली अटैक किया गया, जिसके अंदर उनका डेथ हुआ था। NHRC के द्वारा आप देखिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा उस न्यूज़ है उसको अपने संज्ञान के अंदर लिया गया होगा, उसको कंसीडर किया गया होगा। उसके बाद में उनके द्वारा यहाँ पे कुछ डायरेक्शन इश्यू किए गए हैं कि उनको कुछ कंपनसेशन के अंदर जो मनी है वो प्रोवाइड करना चाहिए उनसे जो रिलेटेड जो पर्सन है उन्हें। NHRC के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले रीड किया था स्टूडेंट्स। NHRC के बारे में कुछ दिन पहले हमने रीड किया था 1993 के समय में एज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप से इसको सेटअप किया गया है। मेन वर्क क्या है? ह्यूमन राइट को सिक्योर करना, इंश्योर करना हर एक पर्सन के रिगार्डिंग में। HL दत्तू सर के द्वारा इसको टूथलेस टाइगर के रूप से कहा गया था। इसको आप कोट कर सकते हो आपके मेंस के आंसर के अंदर में कहीं पे भी। HL दत्तू हमारे फॉर्मर CGI आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा NHRC का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया। प्रेजेंट समय में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज हैं वो भी बेसिकली इसको हेड कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू के ये जो प्रोविजन है वो देखने के लिए मिला है। तो NHRC का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इनका रिव्यू आपको देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का एक अलायंस है, कंट्रीज का जो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक ग्लोबल अलायंस है, जिसके थ्रू इनका जो रिव्यू है कि ये एजेंसी किस तरीके से वर्क कर रहा है, ह्यूमन राइट को इंश्योर करता है या नहीं करता है उस कंट्री के अंदर में। तो उसका जो आपको जो रिव्यू सिस्टम है वो भी देखने के लिए मिलेगा। अभी इसका जो रिव्यू है उसके अंडर फेज के अंदर में है, वहाँ पे जिनेवा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें AMU का एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स? क्या यहाँ पे सर सैयद अहमद खान के द्वारा AMU का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो इनकोइस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन जो सर्विस के रिगार्डिंग में जो सेंटर है उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस उनको इशू किया गया है कि ओशियन के एरिया के अंदर में, कोस्टल के एरिया के अंदर में जो बेसिकली वेव्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं कोस्टल एरिया के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो कोस्टल एरिया के अंदर में जो वेव्स का जो इंक्रीज के बारे में बताया गया है वीकेंड के समय में, तो आप देखिएगा उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर में कोलाकडल के नाम से जाना जाता है। उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर में कलाकडल के नाम से जाना जाता है। यह आपका एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। इनकोइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1999 के समय इनकोइस को इस्टेब्लिश किया गया। मेजरली वर्क यही है, गाइडलाइंस को इश्यू करना है। ओशियन के रिगार्डिंग में कोई मूवमेंट हो, कोई यहाँ पे एडवाइजरी हो, उसको इश्यू करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको इनकोइस के थ्रू देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के रिगार्डिंग ये जो इंस्टीट्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। 1999 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया स्टूडेंट्स? हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। और आप देखिए कि जो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में इसका जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है उसके राइज के बारे में, और रीजनल स्पेशली जो साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज है उनके थ्रू आपको जो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। कन्फ्लिक्ट दैट डज नॉट मीन था कि वॉर की रिगार्डिंग अ कन्फ्लिक्ट, कुछ इश्यूज के अंदर में कुछ इश्यूज आपको देखने के लिए मिलते हैं।
तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया का जो ग्लोबल लेवल के ऊपर तो राइज देखने के लिए मिला है, बट आप देखिए कि साउथ एशिया के अंदर में जो स्पेशली इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी हुआ करता था इनिशियल फेज ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में, कि वहाँ पे हमको लोकल एरियाज़ के अंदर में अपना जो रिलेशंस है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि हमारे जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कुछ कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है, किस तरीके से हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जीएस सेकंड के अंदर में ये जो आपका जो आईआर का जो पेपर है, जीएस सेकंड का पेपर है मेंस के अंदर में, वहाँ से आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि 4 to 5 क्वेश्चन से हर साल पूछे जाते हैं आईआर के पर्सपेक्टिव से। तो आपको इस तरीके से भी प्रिपेयर करना चाहिए कि यहाँ पे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, आप देखिए कि लुक ईस्ट का पॉलिसी हुआ करता था, बाद में 2014 के अंदर में उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप से चेंज किया गया, जिससे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका भी डेवलपमेंट है वो वहाँ पे देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे हम ग्लोबल राइज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लोबल राइज और रीजनल जो डिक्लाइन के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है, तो इंडिया एज ए एब्सोल्यूट पावर के रूप से, एब्सोल्यूट जो ग्लोबल पावर के रूप से जो इमर्ज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो लास्ट आप देखिए कि स्पेशली 1 डिकेड या अगर हम 2 डिकेड के बारे में बात करें तो 21 सेंचुरी का जो समय है उस दौरान में, अगर हम राइज के बिहाइंड में जो रीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका भी एक रोल आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो मिलिट्री का जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो भी आपको एक रीजन देखने के लिए मिलता है कि मिलिट्री के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिला है। और जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी आप देखिए कि कम्प्लीटली यूथ यहाँ पे होना, जो मीन एज है वो 29 ईयर्स होना, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया का एज ए ग्लोबल सेक्टर के अंदर में आपको जो राइज है वो देखने के लिए मिलता है लास्ट 2-3 डिकेड्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया को, आप देखिए कि G20 का जो पार्ट है वो इंडिया यहाँ पे है। G20 एक फोरम है, उसका एक पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। उसका मीटिंग भी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था 2023 के समय में। क्या थीम था स्टूडेंट्स मीटिंग का? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये आपको इस तरीके से थीम के बारे में भी पता होना चाहिए। कहाँ पे हुआ था मीटिंग ऑर्गेनाइज G20 का? तो आप देखिए कि भारत मंडपम नाम का एक जो बिल्डिंग है वो बनाया गया था, जो कहाँ से इंस्पायर है, 12th सेंचुरी के एक पोइट हैं जो आपको कर्नाटका से रिलेटेड पर्सन है, तो उनके द्वारा जो अनुभव मंटापम जो बनाया गया, जो आपको देखिए कि लिंगायत जो कम्युनिटी है उसके फाउंडर के रूप से देखने के लिए मिलते हैं भासवना, तो उनसे वहाँ पे इंस्पायर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा भारत मंडपम। तो G20 का भी इंडिया पार्ट है। G20 के पार्ट के साथ में आप देखिए कि G7 का जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है तो इंडिया को एज ए इनवाइटी के रूप से बुलाया जाता है हर एक साल के अंदर में। G7 के बारे में डिस्कस करें, 1973 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट है, 1975 के समय में फर्स्ट मीटिंग होता है। तो आपको इस तरीके से भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट G20 G7 का इनवाइटी के बाद में, इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया है क्वेड के अंदर में, क्वेड के अंदर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि ब्रिक्स के अंदर भी एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन है वो इंडिया का देखने के लिए मिलता है। SCO का भी इंडिया मेंबर है, तो वहाँ पे भी इंडिया का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपको इन 3 ग्रुप्स के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का G20 G7 के अंदर में इन्वाइटी और G20 का जो मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से आप देखिए कि ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जो राइज है वो देखने के लिए मिलेगा। यूएनएससी का मेंबर नहीं है इंडिया, यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर है वो नहीं है, बट उसके बाद में भी आप देखिए कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, उसका जो एजेंडा है वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग में आपको G4 का एक ग्रुप है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स IMF एंड डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रिफॉर्म किया जाए, उसके रिगार्डिंग में भी इंडिया का जो प्रपोजल्स है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उनको यहाँ पे एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में। इंडिया के द्वारा आप देखिए अफ्रीकन यूनियन है उसको भी ऐड करवाया गया था G20 का जो मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ उस दौरान में। तो इस तरीके से इंडिया का काफ़ी कुछ रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है लास्ट कुछ डिकेड के अंदर में ग्लोबल राइज के रूप से। बट अगर हम बात करें रीजनल पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, जो हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं, उनके साथ में कुछ कन्फ्लिक्ट है, कुछ इश्यूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ एरियाज के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के पर्सपेक्टिव से,
तो आप देखिए कि नेपाल के रिगार्डिंग में आपको जो काला पानी है, लिम्पियादुरा है, लिपू लेक का एरिया है, उसके रिगार्डिंग में कन्फ्लिक्ट है वो राइज हुआ था कि वहाँ पे नेपाल के द्वारा इंडिया के कुछ एरियाज है जिसके ऊपर क्लेम किया गया, और वो कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलता है नेपाल और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मालदीव के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि मालदीव के द्वारा अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिला, इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आपको चाइना को देखने के लिए मिलते हैं। तो उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? यूएसए के द्वारा विड्रॉल किया गया है, यूएसए के द्वारा काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर विड्रॉल किया गया है, और स्पेशली हमारा जो साउथ एशिया का जो रीजन है उसके अंदर में काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में आपको जो चाइना का जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो थ्योरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया को चारों तरफ से जो एंड सर्कल है वो किया जा रहा है चाइना के द्वारा, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे हम्बनतोता पोर्ट है, मालदीव के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर में आप देखिए कि ग्वादर नाम का जो पोर्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि म्यांमार के अंदर भी आपको एक पोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में एनसर के लिए ऊपर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया को ऐसा जो इश्यूज हैं, जो रीजनल डिक्लाइन है उसको किस तरीके से रिजोल्व करने का ज़रूरत है उसके बारे में बताया गया कि इंडिया के द्वारा मेजरली यहाँ पे जो ग्लोबल जो यहाँ पे प्रोमिनेंस है उसके अंदर में अपना जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज किया गया। इंडो पैसिफिक को एज ए यूज किया गया है होमोजेनियस वे के रूप से इंडिया के द्वारा, जिससे कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसको इंडिया के द्वारा बेसिकली उसके अंदर अपना जो डोमिनेशन है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, सिक्योर का जो कॉन्सेप्ट है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बेसिकली दिया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सागर का जो कॉन्सेप्ट है सागर का जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का कॉन्सेप्ट यही है कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से अपने आप को देखता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। रीजनल डिक्लाइन और ग्लोबल जो राइज है उसके बारे में हमने रीच किया। रीजनल डिक्लाइन को किस तरीके से डील करने का ज़रूरत है उनसे आप देखिए कि हमारा जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, बुद्धिज़्म का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर में। तो कल्चरल जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है, जिससे कि हम यहाँ पे एक एज ए रीजनल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी रिजोल्व कर सकें। और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो यही हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था। पॉलिसी मिसमैच के बारे में है स्टूडेंट्स। यूएसए का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था जब 7 अक्टूबर का जो अटैक देखने के लिए मिला था, इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया था हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे कि इजराइल का जो ये वॉर का जो सिचुएशन है, कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है, दूसरे जो एरियाज है, दूसरे जो अरब कंट्रीज है वहाँ पे ना स्प्रेड हो। पर लास्ट आप देखिए कि 6 to 7 मंथ के अंदर में या 7 to 8 मंथ के अंदर में ये वॉर का जो कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है। इजराइल के द्वारा जो रफा के अंदर भी अटैक किया गया। इनिशियली आप देखिए कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये गाजा स्ट्रिप है, इनिशियली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अटैक किया गया, पॉपुलेशन को डिस्प्लेस किया गया सदर्न पार्ट के रिगार्डिंग, और सदर्न पार्ट के परस्पेक्टिव से भी आपको अटैक देखने के लिए मिलता है। तो यूएस का जो पॉलिसी है उसका फेलियर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इजराइल का भी यहाँ पे बताया गया कि इजराइल का जो बेसिकली कन्फ्लिक्ट है जो दूसरे कंट्रीज उनके साथ में इंक्रीज हुआ है। रेड सी के एरिया के अंदर भी कन्फ्लिक्ट आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिला है। तो उन्हीं सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एसडीजी गोल्स का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा सितंबर के मंथ के समय में। 2015 के समय में यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इनको अडोप्ट किया गया था। 17 गोल्स हैं वो रखे गए थे। 17 गोल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। 169 जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कंट्रीज़ को यहाँ पे अचीव करना है 2030 तक। आप देखिए कि 2024 के अंदर सितंबर के अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा यूएन के वहाँ पे, जिससे कि इनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सके। इनिशियल 4 to 5 मंथ के अंदर में आपको काफ़ी अच्छा जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कुछ जो इंपॉर्टेंट एसडीजी गोल्स है वहाँ पे हर एक कंट्री के द्वारा। स्टूडेंट जो एसडीजी गोल्स हैं वो नॉन बाइंडिंग गोल्स हैं, या आप देखिए बाइंडिंग नहीं है, बट हर एक कंट्री के द्वारा अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके परस्पेक्टिव से इनको अडोप्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर कोविड-19 का आउटब्रेक आपको देखने के लिए मिलता है 2020 के समय से। उसके बाद में आप देखिए कि काफ़ी कुछ गोल्स के अंदर में जो इम्प्लीमेंटेशन है उनका जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसके अंदर में आपको जो यहाँ पे गैप है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि 24 का इस मीटिंग है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, कंट्रीज़ के द्वारा अपना जो गोल्स के रिगार्डिंग में जो कमिटमेंट है उसको इंश्योर किया जाए, उनका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले, जो गोल्स के जो टारगेट है उनको हम अचीव कर सके 2030 तक। स्टूडेंट्स ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा
एक वेसल है उसको यहाँ पे सीज किया गया था। स्पेशली जो पर्शियन गल्फ का एरिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एरिया है, वहाँ पे जो जितने भी पर्सन्स उस वेसल के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं, कार्गो वेसल के ऊपर में, उनको रिलीज किया गया है ईरान के द्वारा। तो आप देखिए कि इंडिया से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको ऑलरेडी 1 या 2 पर्सन को ऑलरेडी रिलीज किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा उनसे कॉन्टैक्ट किया गया था ईरानियन अथॉरिटीज के साथ में। आपको यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। पर्शियन गल्फ का एरिया है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये जो जानकारी है, स्ट्रेट किसको, कौन सा दो वाटर बॉडीज है उसको कनेक्ट करता है, उसके रिगार्डिंग में। इजराइल बेस ये शिप आपको देखने के लिए मिलती है। इजराइल के ओरिजिन के जो पर्सन है उनसे रिलेट किया करता है, इसी वजह से ईरान के द्वारा इसको वहाँ से जो सीज है वो किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन को फाइल किया गया है। पेटिशन फाइल हुआ है स्टूडेंट, कोई यहाँ पे जजमेंट है वो डिलीवर नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पेटिशन इस वजह से, सपोज कीजिए अगर किसी नेम का पर्सन है वो कंटेस्ट करता है कहीं से इलेक्शन, तो वहाँ पे आपको सपोज कीजिए कोई पर्सन है सुनील कुमार, कोई पर्सन है सुनील कुमार, तो उसी सिमिलर नेम के आपको काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बार इस तरीके का जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स है उसको अडॉप्ट किया जाता है कि कुछ वोट्स हैं उनको डाइवर्ट किया जा सके, जिससे कि सिमिलर नेम के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे अपीयर होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग में पेटिशन को फाइल किया गया था। जजमेंट अभी डिलीवर नहीं किया गया है। आप देखिए कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। इंडिया का जो नंबर्स हैं, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रिगार्डिंग में जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं। अर्लियर फेज के अंदर में आपको देखिए कि 36 कुछ पॉइंट्स हुआ करते थे जो डिक्लाइन होके 31 यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर में लीगल फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है, इसके अलावा सोशल कंटेक्स्ट, और आप देखिए कि सिक्योरिटी ऑफ रिपोर्टर्स है। ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये जो इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ऐसा ही एक आपको जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उसको रिपोर्टर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के रूप से जानते हैं। कन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली गाजा स्ट्रिप के अंदर में वर्ल्ड सेंट्रल जो किचन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर अटैक किया गया था इजराइल की जो फोर्सेज है उनके द्वारा। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो क्या है बेसिकली, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब क्यों पूछा गया था उस टाइम में, आपको आईसिस का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इजराइल वो जो बेसिकली सीरिया और इराक का जो रीजन है वहाँ पे उस समय में जो रिपोर्टर्स जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर वाले जो पर्सनस है वो एक्टिव थे वहाँ पे। जो कन्फ्लिक्ट के अफेक्टेड पर्सनस है उनको मेडिकल जो रिलीफ है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और इंडोनेशिया का न्यूज़ है कि डिफेंस के अंदर कोलोब्रेशन किया जाएगा डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। WHO की जो चीफ है उनके द्वारा ब्लड बाथ के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि अगर यहाँ पे रफा बॉर्डर के एरिया के अंदर में अटैक किया जाता है इजराइल के द्वारा तो ब्लड बाथ का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जर्मनी के द्वारा रसिया को कहा गया है कि उनको भी कंसिक्वेंस वो फेस करने होंगे, जिस तरीके से उनका जो इम्पोर्टेंट जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है वहाँ पे साइबर अटैक है वो देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट नाइजर के बारे में है, नाइजर के रिगार्डिंग में ऑलरेडी हमने रीड किया है। यूएस की जो फोर्सेज है वो वहाँ पे विड्रॉल किया गया, वहाँ पे रसिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं नाइजर को जो मिलिट्री सपोर्ट या मिलिट्री का जो एडवांसमेंट है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग। एक एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला है ओस्लो के रिगार्डिंग में। जो पाकिस्तान है वहाँ के एक ओरिजिन के पर्सन है जिनको कि एक्स्ट्राडिशन के थ्रू डिपोर्ट किया गया है, उनको सौंपा गया है, जिससे वहाँ पे एक अटैक है वो देखने के लिए मिला था। हमास के द्वारा अपने जो लीडर्स हैं उनका डेलीगेशन को सेंड किया गया है इजिप्ट के अंदर में, जिससे कि सीज फायर जो टॉक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये यूके की कुछ लोकल पोल्स के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्शन की रिगार्डिंग में डिमांड वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, ये होमवर्क जरूर से बताना। AMU का जो फाउंडर है वो कौन है, कब इसको फाउंड किया गया, कब इसका नाम है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप से किया गया। और अलीगढ़ के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट, जो अलीगढ़ है वो जाना जाता है लॉक्स का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में। आप गेट के रिगार्डिंग में जो लॉक्स को यूज करते हो, लॉक्स का जो प्रोडक्शन है उसके लिए इसको जाना जाता है। एक और आपको अलीगढ़ के अलावा आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर भी एक जगह है जिसको हम जानते हैं डिंडीगुल के नाम से। डिंडीगुल
डिंडीगुल नाम का जो जगह है वहाँ पे भी जो लोग हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।